अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से नीट में क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का चैप्टर का सारे डायग्राम्स। इस चैप्टर में लगभग 6 से 7 डायग्राम होंगे जो कि हमें देखने हैं और इससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहला डायग्राम। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर का फिगर 13.1 जिसमें बायोम डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल प्रेसिपिटेशन के बारे में दिया है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बारे में दिया हुआ है। प्रेसिपिटेशन में हमारे एनसीईआरटी में साफ कहता है प्रेसिपिटेशन में हम स्नोफॉल भी लेंगे और रेन भी लेंगे, मतलब कि नापने की यूनिट होता है कितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है जो, और हम लोग रेनफॉल को सीएम से ही नापेंगे और टेम्परेचर को सी में ही नापेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो कि हमारा अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है क्या। यहाँ का मतलब ये होता है कि यहाँ सबसे कम टेम्परेचर और सबसे कम बारिश। तो हमारा वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, जो कोई भी ठंडी जगह है तो हमारा आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। और दूसरा हमारा देखेंगे कि सबसे ये इसके जस्ट अपोजिट, सबसे ज़्यादा ठंडी बारिश, इसका जस्ट अपोजिट हमारा होता है डिजर्ट अपोजिट, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बारिश सबसे कम हो। और तीसरा हमारा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी अच्छा खासा हो। तो जहाँ अगर यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा ही होगी ना, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ या फिर ग्रोइंग रेट सबसे ज़्यादा होती है। और हमारा बचा चौथा क्या है हमारा कॉनिफर फॉरेस्ट। ये देखेंगे जो कोन जैसा हमें दिख रहा होगा ना, षटकोण टाइप का, ये होता है हमारा कॉनिफर फॉरेस्ट, जहाँ टेम्परेचर भी एवरेज हो और बारिश भी एवरेज। बाकी बचा हमारा ग्रासलैंड और टेम्परेचर, तो इसको हम लोग याद रखेंगे जीटी से। ग्रासलैंड का मतलब हो गया ये थोड़ा सा डेजर्ट से ही ज़्यादा होगा, मतलब कि डेजर्ट में जितना डेजर्ट का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर बारिश भी ज़्यादा होगा, सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, फिर डेजर्ट से थोड़ा बारिश भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट में हमारा क्या होगा कि यहाँ तो हमारी देखें कि बारिश बारिश लगभग कितना हमारा लगभग वही 200 का लगभग बारिश है। देखिए ये अगर हम यहाँ से नापते हैं तो लगभग 200 का बारिश है और टेम्परेचर लगभग वही 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि यहाँ नॉर्मल हो, जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट में हमारा आएगा। तो हमारे यही डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से पूछा जाता है इसमें नीट के एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन को लेवलिंग करने के लिए दे देंगे कि बताइए कौन सा ट्रॉपिकल है कौन सा आर्कटिक है, या फिर पूछ देंगे कि सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल कहाँ होती है। तो हमेशा ध्यान में रख रहे हैं हैवी रेनफॉल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होगी, और जहाँ सबसे कम टेम्परेचर कहाँ हो तो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में। तो हमेशा ध्यान में रखना हो। और ये भी, और तीसरा ध्यान में हमेशा आप ये रखें डिजर्ट में सबसे ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बारिश सबसे कम होगी। तो ये हमेशा ध्यान में हमें। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे फिगर 13.2, जो कि अगला ही इसी चैप्टर का नेक्स्ट डायग्राम है। तो इसमें हमें कुछ ध्यान में रखना होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट में नहीं आते। बस हमें आपको ध्यान में रखना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ देखें लंबे लंबे पेड़ वगैरह हो, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया डिसाइडेड जहाँ सड़ा गला पत्ता पतझड़ हो, हमेशा याद रखें जहाँ पतझड़ हो वो हमारा डिसाइडियस हो गया। तीसरा डेजर्ट जो रेगिस्तान है, सिर्फ बालू से टेम्परेचर वो डेजर्ट हो गया। चौथा सी कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा, यही हमेशा याद में रखना। और इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं नहीं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 13.3 जिसमें कन्फॉर्मेंस रेगुलेटर और पासिव रेगुलेटर के बारे में बताएगा क्या है क्या। इंटरनल लेवल का मतलब होगा किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का टेम्परेचर जो इंटरनल लेवल होता है, और एक्सटर्नल लेवल हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर दोनों का आपस में रिलेशनशिप, वही हमें इस डायग्राम में देखना है। कन्फॉर्मर वो होते हैं जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लें। जैसे कि बाहर अगर टेम्परेचर 50 है तो 50 डिग्री है, तो अपने अंदर का बॉडी का भी टेम्परेचर 50 डिग्री ही कर लेंगे, मतलब वो जैसा सिचुएशन देखा वैसा ही उन्होंने बदल लिया। जैसे डू और डाई वाला सिचुएशन होती है ना कि अगर भागने की नौबत आएगा तो भाग गए, अगर रहने की नौबत है तो रहेंगे, बस वही है। और रेगुलेटर चाहे कुछ भी हो जाए हम ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ये अपने आप को कभी नहीं बदलते। इसे हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं, जो कि इसे हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं, जो अपने आप के टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाहर के अनुसार नहीं बदलते एटमॉस्फेरिक के हिसाब से। अब पासिव रेगुलेटर वो होता है कि कुछ समय तक बर्दाश्त तो करेंगे, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होगा तो वो बदल लेंगे इंटरनल टेम्परेचर में। ये हमारे आते हैं रेगुलेटर्स आते हैं हमारे वार्म ब्लड में, हमें ध्यान में रखना होगा।
रेगुलेटर्स हमारे वार्म ब्लड में आते हैं और कंफर्मर्स हमारे आते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये एग्जाम्पल्स है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए कि कंफर्मर कौन होते हैं, रेगुलेटर्स कौन होते हैं। पासर के बारे में हमेशा नहीं आता, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि पासर रेगुलेटर क्या है, रेगुलेटर्स क्या है और कंफर्मर क्या है। कंफर्मर वही जो समय के अनुसार दर बदलू, समय के अनुसार अपना जो भी बाहर के समय देखा कि हाँ ठंडा है तो ठंडा हो गया, अगर गर्म है तो गर्म हो गया। रेगुलेटर वो हो गया जो कभी नहीं अपने आप को टेम्परेचर बदलते हैं, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए। अब पासिव रेगुलेटर में तो आपने जानते हो कि जैसे डिजर्ट छिपकली एक होते हैं, डिजर्ट लिजार्ड, वो कुछ समय तक आएंगे, सन बास करेंगे, फिर चले जाएंगे। बस वो होता है हमारा पासिव रेगुलेटर कि कुछ समय तक बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाहर के अनुसार अपना बॉडी टेम्परेचर को बदल लेंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 13.1, जिसमें हमें दर्शाया गया है कि एक्सपैंडिंग क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, डिक्लाइन स्टेट क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सपैंडिंग स्टेट। एक्सपैंडिंग स्टेट मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब जो फर्टिलाइजेशन का पहले वाला स्टेज हो वो प्री रिप्रोडक्टिव होता है। रिप्रोडक्टिव जो फर्टिलाइज करे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फर्टिलाइज करने में असमर्थ हो, वो हमारा हो गया। जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब कि 10 से 12 साल के जो भी हो, हमारे अगर एग्जांपल देखें ह्यूमंस का, तो 10 से 12 साल के जो भी बच्चे हो वो रिप्रोडक्टिव हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा संख्या है रिप्रोडक्टिव स्टेज जो कि हमारा 18 से 21 साल जो भी हम लोग लीगली है वो हम लोग देखते हैं, और वो अगर ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज अगर रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है तो हमारा एक्सपेंडिंग हो गया। मतलब ये जो डंडी है, ये हम लोग बॉक्स देख रहे हैं, हम बहुत बड़ा बॉक्स, अगर ये नीचे वाला ज़्यादा है, बेस इसका जो बेस है, ये बेस सबसे ज़्यादा है, मतलब रिप्रोडक्टिव अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ये हमारा एक्सपेंडिंग हो गया, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। या अब आता है दूसरा, सेकंड हमारा स्टेबल है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज दोनों सेम है, पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब कहने का जो बुढ़े हैं, जो वृद्ध है वो, जिसमें अगर रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव अगर दोनों के दोनों सेम है तो हमारा स्टेबल होगा। ये हमारा जैसे देखते हैं कि छोटे बच्चे जितना ही है, जितना रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उतना प्री रिप्रोड्यूस भी है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज भी है, तो हमारा स्टेबल में हो गया। थर्ड हमारा हो गया डिक्लाइन, जहाँ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत ही कम होता है, मतलब बच्चे बहुत कम है पर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा, तो इसमें हमारे कुछ समय के बाद जाने के बाद पॉपुलेशन घटे गई, तो इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग में पॉपुलेशन घटेगा, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो चले जाएंगे इसमें वृद्धा में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बूढ़े होकर मर जाएंगे, और जो ऑलरेडी ये कम होता जा रहा था तो और कम होता जाएगा ना, तो हमें ध्यान में रखना कि ये हमारा डिक्लाइनिंग होता है। तो ये तीनों डायग्राम में से ध्यान में रखना है। इससे नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा एक्सपेंडिंग है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा डिक्लाइनिंग है, तो हमेशा इसमें ध्यान रखना। ये जो पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन का ही डायग्राम है, तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 13.5, जैसे हम जानेंगे नेटिलिटी क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है और इमिग्रेशन क्या होता है, तो हमें ध्यान में रखना है। नेटिलिटी मतलब बर्थ, जो जन्म लेता हो, नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ। इमिग्रेशन जो बाहर से आके बसता हो, जो बाहर से आता हो। मोर्टेलिटी का मतलब आप जानिए मृत्यु। और इमिग्रेशन जो बाहर चला जाता हो। इमिग्रेशन मतलब आप इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में कंफ्यूज ना हो, इमिग्रेशन ई से है, तो इससे आप लोग ध्यान रखें। ई फॉर एग्जिट, जो बाहर चला जाता हो, जो बाहर जाता हो। आप लोग ऐसे ही अपने नोट्स में लिख लें ताकि रिवीजन करने में ये आसानी हो। जो बाहर जाता हो इमिग्रेशन हो गया, और इमिग्रेशन जो बाहर से आता हो मतलब बाहर से अंदर की ओर आता है। इमिग्रेशन मतलब वो जो अंदर से बाहर चला जाता हो, तो इसमें हमें यही देखना था और कुछ नहीं। इसमें आपको नीट वाले क्या करेंगे, इसमें आपको ब्लैंक्स दे देंगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे ना, क्या यहाँ पे आप बता दीजिए कि क्या है यहाँ पे। वो लोग दे देंगे ना कि बोलेंगे कि आप बताइए कि यहाँ पर क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मोटिलिटी है, डेंसिटी है। डेंसिटी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन लिखते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है। इमिग्रेशन को आई लिखेंगे, इमिग्रेशन को हम लोग आई लिखेंगे, नेटिलिटी को बी, मोर्टेलिटी को डी मतलब डेथ, इमिग्रेशन मतलब एग्जिट जो हुआ सो। तो आइए नीचे कुछ फार्मूला है, यह फार्मूला हम इसे देखते हैं। ये फार्मूला ये भी नीट में पूछे गए हैं पिछले बार, तो हम इसे देखेंगे। फार्मूला का मतलब क्या है, मतलब ये आपको देखें, एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम मतलब ओरिजिनल टाइम, ठीक है, जो पहले से था। अब हो गया T+1 मतलब जो अब हुआ सो, तो इसका मतलब हो गया ये फाइनल मतलब कि जो अभी है सो। NT का मतलब इनिशियल हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे, जो अभी फाइनल है इनिशियल प्लस
बर्थ प्लस इमिग्रेशन मतलब जो आता हो माइनस डेथ प्लस एक्सजे जो चला जाता है और जो बचेगा वो हमारा होगा अभी का करंट। जैसे कि इसमें अगर देखेंगे एन प्लस, इसका मतलब हो गया जैसे कि एन प्लस वो हमको निकालना है, मतलब इतना टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, मतलब देखेंगे बर्थ प्लस इमिग्रेशन, बर्थ मान लीजिए आपको 10 हुआ है और कुछ बाहर से आके बसे हैं 5, माइनस आपका डेथ हो गया। डेथ कितना हो गया, मान लीजिए डेथ हमारा हो गया है 5 और जो कुछ चले गए 5 3 8, तो कितना हो गया 15, 15 माइनस 8 7। तो आफ्टर टाइम के पास t+1 के बाद, t+1 के इन t+1 के बाद जो हमारा बचा वो 7। इसी तरह से हमें ध्यान में रखेंगे। बस ऐसा कुछ आएंगे नहीं, बस ये फार्मूला आपको पूछ दें कि ये फार्मूला किस चीज़ का, t+1 टाइम का फार्मूला क्या होगा, बस यही है। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 13.6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इससे क्वेश्चंस अगर आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि इसी फिगर्स पे, इसी डायग्राम बेस आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि पूछ देंगे कि इस सारे का वैल्यू क्या होता है, तो सारे वैल्यू मतलब कि यहाँ से जो आपको दिख रहा है इसको हमेशा याद रखें। एन टी का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब फाइनल। 0 का मतलब इनिशियल। आर का मतलब इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब आर का मतलब हो गया बर्थ माइनस डेथ, ये हो गया। आर का मतलब हो गया इंक्रीजिंग रेट ऑफ डेथ। और ई का मतलब बेस ऑफ लॉगरिथम। इसको अगर हम लॉजिक लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो गया जे सेट, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये सिग्माइडल हो गया हमारा जाकर के लॉजिस्टिक ग्रोथ, मतलब कुछ समय के बाद जाकर के पॉज हो जाता है कि मतलब ये हमारा कब होगा लॉजिक ग्रोथ, जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस और एरिया बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसेस एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, तब जाके हमारा जे शिफ्ट हो गया और लॉजिस्ट एरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। और वहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे ये डी एम डी टी इक्वल टू आर एम, मतलब कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टाइम, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू आर इंटू एन। एन का मतलब होता है पॉपुलेशन, अब आर का वैल्यू बी माइनस इंटू डी, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। यही फार्मूला यहाँ पे पुट किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कैरिंग कैपेसिटी का लाइन है, यहाँ से कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, तो ये सीधा कैरी कैपेसिटी को पार करते हुए सीधा ऊपर चला जा रहा है, जो कि जे शिफ्ट बना रहा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, मतलब कुछ समय जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको टाइम दे रहे हैं ग्रोथ करने के लिए, सीख रहा है अभी ग्रोथ करना, कैसे हमें ग्रोथ करना है। और हम लोगों ने टाइम दिया और कम ग्रोथ हुआ, पर अभी सीख रहा है। पर हम लोगों ने कुछ समय बाद देखा कि ये सीख गया ना, तो छोटे समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। सिग्माइडल कर्व बना रहे हैं ये, तो ये हमारा हो जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इसका फार्मूला ये होता है डी एम बटा डी टी इक्वल टू आर इंटू एन। यह फार्मूला हो गया आर इंटू एन, कैरिंग कैपेसिटी माइनस नंबर ऑफ पॉपुलेशन बटा कैरिंग कैपेसिटी। यह फार्मूला हमको ध्यान में रखना होता है। और ये क्वेश्चंस, इस फार्मूले बहुत क्वेश्चंस आए हैं और आते रहेंगे, तो आपको ध्यान में रखना कि यह फार्मूला कब और कैसे यूज करना है। तो नंबर कभी कभी नंबर वैल्यू पुट दे देंगे, बोलेंगे नंबर बता करके कि आप इसको बताएं कि ये फार्मूला पे कितना कितना आएगा आंसर। तो बस आपको ध्यान में रखना है, ये दो फार्मूला है आपको जो कि पूछा जाएगा, एक ये फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। तो आप ध्यान में रखें कि हाँ कि ये डी एम डी, अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ हो तो यह फार्मूला, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो तो यह फार्मूला। नीट वाले क्वेश्चन इससे पूछे हैं, आप अगर प्रीवियस उठाएँ तो आपको ज़रूर मिलेगा इससे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का टेबल नंबर 13.1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार नीट पूछते हैं, काफ़ी इजी पूछते हैं यार। जैसे म्यूचुअलिज्म, मतलब कि म्यूचुअल फंड तो आपने जाना ही होगा, हमें भी फ़ायदा आपको भी फ़ायदा, दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते थे, दोनों को फ़ायदा। कंपटीशन मतलब दोनों को नुकसान, एक दुकान का सामने दूसरा दुकान उसी चीज़ का खोल दिया गया, दोनों का भी प्रभाव पड़ेगा मार्केटिंग में, तो वही होता है कंपटीशन। प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब होता है एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। जैसे शेर ने बकरी को खाया तो शेर का तो फ़ायदा हो गया, बकरी की तो जान चली गई तो वो नुकसान हो गया। पैरासिटिज्म भी वही बात है, जो किसी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। और कॉमर्शियलिज्म एक का फ़ायदा दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे ट्री पे अगर कोई ऑर्किड ग्रो करता हो, कुछ भी ग्रो करता हो फंगस वगैरह, तो ट्री का तो फ़ायदा और फंगस को तो फ़ायदा हो गया, पर ट्री का कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो वो हमारा था कॉमर्शियलिज्म। एमेंशियलिज्म मतलब अढ़ाई, कि बिना मतलब क्या आएंगे आपको डिस्टर्ब करके चले जाएंगे, मतलब आपका नुकसान कर दिया उनका कुछ नहीं हुआ, तो हमारा हो गया एमेंशियलिज्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ये आपको जो 6 को 6 दिए हुए ना, इसका एग्जांपल आप ज़रूर याद कर लें कि आखिर क्या-क्या है। म्यूचुअलिज़्म में कौन सा एग्जांपल है, कंपटीशन में कौन सा एग्जांपल है, प्रेडेशन में कौन सा एग्जांपल है, और पैरासिटिज़्म में कौन सा एग्जांपल है, कमेंसलिज़्म में कौन सा और एमेंसलिज़्म में कौन सा। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं इन सब का एग्जांपल से, कि बताओ किसका कौन सा एग्जांपल है, कंपटीशन में कौन सा एग्जांपल्स आ गया। आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछ देंगे, तो आपको मैच करना होगा। और इधर अगर ट्रेंड देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हम देखें इसी चैप्टर का फिगर 13.7, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। आपको ध्यान में रखना है कि वास्प होता है इंसेक्ट और फिग होता है हमारा ट्री। ये कैसे दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी हमने पीछे देखा। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब दोनों को फ़ायदा, बस यही हमें देखना है कि किस तरह से दोनों के दोनों होते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, फिग ट्री को चाहिए पॉलिनेशन के लिए चाहिए कीड़े, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को क्या चाहिए, लालन पोषण हमारे अपने अंडे के लिए। तो ये आते हैं और इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट्स आते हैं और फिग पे आकर के अपना अंडा दे देते हैं। तो इसका ये हो जाता है कि इसका अंडा यहाँ पे ग्रो होता है, जो कि फिग है ये शरण देते हैं इनके अंडे को ग्रो करने के लिए, कि लो भाई आ जाओ हमारे यहाँ अपना अंडा ग्रो कर दो। और इसको भी इस पर फिग का क्या फ़ायदा है कि जो भी इंसेक्ट्स के पैर में लगे होते हैं पॉलिनेटर्स, वो आकर के फिग को फर्टिलाइज़ करते हैं। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होगा, फिग हो गया हमारा फर्टिलाइज हो गया, और दूसरे में बदले में फ़ायदा इन्होंने क्या दिया इंसेक्ट्स को, कि उनके अंडे को नरिशमेंट दिया। बस यही है म्यूचुअल रिलेशनशिप। और ये एग्जांपल्स पूछे गए हैं पीछे, अगर आप नीट में देखें तो, और एक क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे इसे। अब हम देखेंगे अपने इसे चैप्टर का सबसे आखिरी और सबसे लास्ट 13.8 फिगर। इसमें देखेंगे कैसे ऑर्किड फ्लावर बी को बुद्धू बनाता है। वो आखिर इसमें होता क्या है, ये इससे हमारे क्वेश्चंस नीट में बहुत बार पूछे गए, इनके एग्जांपल्स ना के फिगर से, तो आपको एग्जांपल्स में ज़्यादा ध्यान में रखना। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑर्किड फ्लावर एक बहरूपिया के जैसा काम करता है। वो क्या करते हैं कि जो भी बी है जस्ट इन्हीं के जैसे वो अपना रूप बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ताकि अगर ये मेल बी आए तो ये क्या करते हैं, ये फीमेल बी की तरह अपने पत्तों को बना लेते हैं, ताकि लगे ये फीमेल बी है। और मेल बी आकर के फीमेल बी के साथ कॉपरेट करते हैं। तो इन्हें लगता है कि अरे हमने तो सच में किया, पर वो सच में करते हैं नहीं, उल्टा बी को ही सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होता है। यहाँ तो मेल बी का पूरा कट चुका होता है, जिसका आपको पता ही है कि सेक्सुअल डिसेट होता है, जब उन्हें लगता है कि हम कर रहे हैं पर वो करते हैं नहीं, समझे। तो ये हमें ध्यान में रखना कि कौन सा है, मेडिटेरियन ऑर्किड है ऑफ हाइरिस जो है कि एग्जांपल सेक्सुअल डिसेट ऑफ टू गेट पॉलिनेशन। और ये खुद का पॉलिनेशन करवाते हैं। पॉलिनेशन कैसे होती है, जो बम्बल बी के पैर में चिपके होते हैं पॉलिनेटर्स, वो आते हैं और इसी के जो इसके पॉलिनेटर्स है, और यही आकर के फ्लावर्स पे आके चिपकते हैं और ये फ्लावर फर्टिलाइज होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना कि हाँ इसी तरह से होता है। और यहाँ पर तो बी का कुछ फ़ायदा, बी का भी फ़ायदा हो गया, उन्हें तो लगता है कि हमने सेक्स किया, पर वो सेक्स करते हैं नहीं। और उल्टा इसको ऑर्किड का फ्लावर होता है। ऑर्किड का फ़ायदा हो गया कि वो पॉलिनेशन में भाग ले लिया और वो उसको बुद्धू बना के निकल गया। बस यही है हमारा इस चैप्टर का पूरा डायग्राम, होल डायग्राम।